तो बच्चों अभी हमने स्टैंडिंग वेव कंप्लीट किया है। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली क्या है उसको समझते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताता हूँ जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है। फिर बाकी जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और आपको क्लियर होती जाएगी चीज़ें। सबसे पहले आता है नोट। नोट क्या आता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या मान लीजिए कोई सोर्स है साउंड का, तो जो साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होती है उसमें, ठीक है। तो उन मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं नोट। तो नोट क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। एक सोर्स है वो बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो मिक्सचर है उसको नोट कहेंगे। फिर आता है टोन। टोन होता है जो साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, तो अगर वो एक ही फ्रिक्वेंसी है, उसमें मल्टीपल की जगह एक ही फ्रिक्वेंसी है, जैसे हम कहते हैं ना सारे गामा पा धा नी सा, तो मान लीजिए आपने गिटार बजाया सा, गिटार में आपने सा बजाया, तो ओनली सा का साउंड निकल रहा है, तो उसे हम कहते हैं टोन। साउंड सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ कंटेन्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोन बोलेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी सोर्स की, कि कोई सोर्स कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कहते हैं उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आता है ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो टोन्स है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई सोर्स है 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि हम 2 सुन नहीं सकते, हम तो 20 के आगे की सुन सकते हैं। मान लीजिए 20 हर्ट्ज किसी ने प्रोड्यूस किया, तो उसको हम बोल देंगे क्या? उसका टोन, ठीक है। सॉरी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देंगे उसको, है ना। टोन तो होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लीजिए 20 हर्ट्ज उसने प्रोड्यूस किया तो उसको बोल देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब 20 से ज़्यादा किया, मान लीजिए 40 किया, तो उसका क्या बोलेंगे? ओवरटोन। 20 किया मिनिमम, फंडामेंटल, मिनिमम मतलब फंडामेंटल, और 20 से ज़्यादा 40 किया तो वो ओवरटोन में काउंट होगा, 60 किया तो ओवरटोन में काउंट होगा, 100 किया तो ओवरटोन में काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स बेसिकली ओवरटोन जैसे ही है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक्स क्या होता है? मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स होंगे किसके? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 20, तो उसका मल्टीप्लाई करो 1 से तो 20, 2 से करो तो 40, 3 से करो तो 60। तो जो ये मल्टीपल्स हैं ये हार्मोनिक्स होता है। अभी 2 तरह के होते हैं, इवन और ऑड, पर उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बेसिक हमें ध्यान रखना है, बाकी अभी इसके बाद आपको समझ में आएगा जब मैं आपको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ाऊंगा। अब हमने देखा कि जब हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा तो हमने एक चीज़ को समझा कि यार जब भी कोई स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है तो नोड्स होते हैं उसमें और एंटी नोड्स होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे स्ट्रिंग में। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग में। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, अब उस स्ट्रिंग को जब आप ऑसिलेट कराओगे तो उसको ऑसिलेट कराने के लिए दो मतलब क्या हो सकता है, देखिए समझिए, एक कंडीशन फिक्स है कि ये जो कॉर्नर्स हैं इस स्ट्रिंग के, ये कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स पे बनेगा नोड, हमेशा नोड ही बनेगा। कॉर्नर्स पे एंटी नोड बन नहीं सकता अगर दोनों एंड फिक्स हैं, तो रिजिड एंड्स है ना। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमें पता है जो वायर है यहाँ पे बंधा हुआ है, बाउंडेड है, अब वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, तो ये फिक्स हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई कि हमारे पास, कि मान लीजिए इसकी लेंथ अगर L थी तो दोनों कॉर्नर्स पे नोड होगा, कॉर्नर्स पे क्या होगा? नोड होगा। अब नोड होगा तो यहाँ पे कितनी वेव्स बन सकती है, इस स्ट्रिंग में कितनी वेव्स बन सकती है वो देखते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो भाई जो पहली कंडीशन आएगी इसके अंदर वो है कि इसके अंदर आप सिर्फ आधी वेव बना सकते हो, हाफ वेव, इस तरह से। तो यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि आप इसमें कितनी वेव प्रोड्यूस कर सकते हो? हाफ वेव, ठीक है ना। अभी चलते हैं आगे और समझते हैं। या फिर आप इसमें पूरी एक वेव प्रोड्यूस कर सकते हो, आधा ऐसा आधा ऐसा। तो या तो आप हाफ वेव प्रोड्यूस कर सकते हो इसमें स्टैंडिंग वेव, या फिर फुल वेव। 3/4 नहीं कर सकते। देखो अगर मान लो मैं इसमें 3/4 वेव प्रोड्यूस करूं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनेगा मतलब इस पॉइंट पर क्या आ गया? एंटी नोड आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। या 1/4 वेव बनाए, 1/4 भी नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंटी नोड। तो नोड बने, दोनों कॉर्नर्स पे नोड बने, इसके लिए क्या कंडीशन हमें मिनिमम चाहिए? एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि जो एजेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, जो पॉइंट फिक्स है,
यहां पर हमेशा नोड आएगा, यहां पर हमेशा क्या आएगा, नोड। या फिर कैसी वेव बन सकती है, देखिए यहां पे वेव ऐसी बन सकती है इस तरह से, ठीक है ना, यानी कि 3/2 वेव बन जाए, डेढ़, आधा, एक, डेढ़। नेक्स्ट आप बताओ, 2 वेव्स, एक्सीलेंट। नेक्स्ट बन सकती है 2 वेव्स इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टैंडिंग वेव किसी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है जिसके दोनों एंड्स फिक्स हैं, ठीक है ना, हम एक एंड को फ्री करके भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, पता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब पूछा नहीं जाता उसमें से। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। सोचिए यहां पर जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम सभी कंडीशंस को समझेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहां जो लेंथ है, वो लेंथ है एल बराबर है लेमडा बाई 2 के, एल इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2। इसका मतलब जो लेमडा है, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन, नहीं, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है लेमडा, ठीक है। तो यहां रख देते हैं हम लेमडा की जगह, तो यह आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, लेमडा की जगह V अपॉन 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, V अपॉन 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा V अपॉन 2L, V अपॉन 2L। तो ये फ्रीक्वेंसी आई। अपन सेकंड फ्रीक्वेंसी की हम लोग पहले बात करते हैं, फिर मैं इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा कि क्या है ये बेसिकली, है ना। देखिए यहाँ पे जो L है वो 2 लेमडा बाई 2 के बराबर है, 2 लेमडा बाई 2। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलने वाली है वो आएगी 2V अपॉन 2L, 2V अपॉन 2L। इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेंथ जो है वो 3 लेमडा बाई 2 के बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 3V बाई 2L, और यहां पर लेंथ है हमारे पास 4 लेमडा बाई 2 के बराबर, तो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 4V अपॉन 2L। इस पूरी कंडीशन में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है यहाँ पे V अपॉन 2L, सही। और हमें पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, है ना। तो यहां पे इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट था, उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनी वो ये बन गई, ठीक। तो इसे कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर ये क्या है, हमें पता है फ्रीक्वेंसीज का मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ठीक। इसी तरह से हम आगे चलेंगे, इसको हम बोल देंगे सेकंड ओवरटोन, इसको बोल देंगे थर्ड ओवरटोन। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसीज हमें मिली वो इसकी मल्टीपल में है, इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 है तो F1 फर्स्ट ओवरटोन, F1 इज 2 इंटू F0, सेकेंड ओवरटोन F2 इज 3 इंटू F0, F3 इज 4 इंटू F0, इस तरह से आएगा, ठीक। इसी को हार्मोनिक्स भी कह सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, इसको टोन भी कह सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और ये फोर्थ हार्मोनिक। तो इसी तरह से अगर हम इसको आगे चलाते जाएं और हम इसमें n नोड्स प्रोड्यूस करें तो जो L आएगा वो आएगा n लेमडा बाई 2 के बराबर, n लेमडा बाई 2। और हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी
वो आ जाएगी NV/12। अच्छा, स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कितना होता है वो? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, सॉरी वेलोसिटी का √T/μ, √T/μ। तो ये फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं T/μ का पहले। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। मतलब क्या है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, है ना। एक मिनट। इस इंस्ट्रूमेंट में ये स्ट्रिंग है, नीचे वाली स्ट्रिंग को लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से ये फिक्स्ड है, इन दोनों पॉइंट से फिक्स्ड है, यहाँ से फिक्स्ड है, ठीक है ना। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में हम स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो जब मैं इसमें इसको इस तरह से स्ट्रमिंग करूंगा, एक बार इसको छेड़ूंगा, तो देखिए ये आपको वायर दिख रहा है ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलता है, ऊपर नीचे हिल रहा है। तो होता क्या है कि ये वेव प्रोड्यूस करेगा। अब होता ये है कि जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ को कम करूंगा, जैसे जैसे लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ हाय अंकुश, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी लो है, मैं बोलूँगा हाय आई एम अंकुश, तो फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। लड़कियों की जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, लड़कों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी लो होती है ना। हम लोग की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू गर्ल्स। मतलब अगर आवाज़ पतली हो गई है, शार्प हो गई है थोड़ी, तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब हम इसमें देखें, अगर मैं इसको फ्री करके ऐसे बजाऊं, बजेगा। अब देखिए मैं यहाँ से इसको फिक्स करता हूँ, तो ये क्या है, ये फ्रेट्स जो हैं, ये फ्रेट्स क्या करेंगे, इसकी लेंथ को इतना कम कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने इसको ऐसे दबाया तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, वायर का। तो वायर की इतनी लेंथ कम हो गई, इतनी लेंथ कम हो गई है। अब जैसे मैं इसको दबाऊंगा, तो आपने क्या देखा, मतलब सुना कि जो आवाज है वो पतली होती जा रही है ना। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पतली हो गई किसी भी वायर में। इस वाले में देखते हैं, स्ट्रिंग में, है ना। तो एक चीज तो थी लेंथ के हिसाब से, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इस वायर को ऐसे लाऊंगा नीचे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, सॉरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैं हाथ को नीचे लाता हूँ, इसकी लेंथ कम होती जाएगी, लेंथ कम होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। दूसरा आता है टी। देखिए यहाँ पर ये स्क्रू दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे कस के या ढीला करके मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें टेंशन कितनी होती है उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि मेरे को ये बजाना नहीं आता है। बट मुझे इतना पता है कि इसमें टेंशन फिक्स होती है, ठीक है ना। कैसे करते हैं इसको, मैं मोबाइल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको ट्यून कर सकते हो। तो इसकी सबकी जो टेंशन है, सब में जो तनाव है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सब में तनाव सेम होता है, तो टेंशन अलग अलग होती है। अगर मैं इसकी टेंशन को बढ़ा दूंगा तो आवाज पतली हो जाएगी, आवाज पतली हो जाएगी। तो टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। सिमिलरली म्यू की बात करें तो पता नहीं आपको फ़ोन पे दिखेगा कि नहीं, इसमें मोबाइल पे, बट ये बीच की जो स्ट्रिंग है ना, ये थोड़ी मोटी है और ये पतली है। नीचे वाली ऊपर वाली थोड़ी सी पतली है। मतलब इसका जो मास है पर यूनिट लेंथ, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है बीच वाली का और साइड वाली का कम है। तो यही प्रिंसिपल है बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो गिटार हो, वायलिन हो, या ये यूकेलेले हो, एक तारा होता है वो हो, तो सब में सेम ही प्रिंसिपल रहता है। ये जो हाथ है, ये हाथ, जैसे वायलिन की बात करें तो वायलिन में इसको ऐसे रखते हैं, ये इस तरह से वायलिन को पकड़ते हैं, है ना। तो ये हाथ जो है ना, ये लेंथ को कम ज़्यादा करता है, ठीक है। और इस हाथ से क्या करते हैं, इस हाथ से स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराते हैं। तो आपको करना क्या है, एक हाथ से स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराना है, दूसरे हाथ से लेंथ को चेंज करना है, और आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। पियानो जो होता है ना, बड़ा वाला जो पियानो होता है ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे टेढ़ा से ढक्कन होता है, वो वाला पियानो, वो बच्चों वाला नहीं जो आप उसमें बजाते हो, उसको लाइट वाला नहीं, एक पियानो होता है। तो उस पियानो के अंदर वायर होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। वो पियानो भी स्ट्रिंग से बजता है, तो उसका भी प्रिंसिपल बेसिकली यही है, ठीक है ना, कि किस तरह से
एक गिटार बना सकते हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ पे हमें फ्रेट्स रखने हैं, कितनी कितनी डिस्टेंस पे, वो क्या डिसाइड किया जाता है, वो सब यही प्रिंसिपल है। इसी के बेसिस पर जो है कोई भी वाया वाला इंस्ट्रूमेंट हो, वो सितार हो, वीणा हो, ठीक है ना, एक तारा दो तारा जो भी होता है, बेंजो वगैरह, वो सब इसी से बनते हैं। यही प्रिंसिपल है इनका। स्टैंडिंग वेव से ही बनते हैं, स्टैंडिंग वेव से आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, F = n/12 T/μ, F1 रेशो, F2 रेशो, F3 रेशो, F4। तो ये जो रेशो आएगा वो आएगा 1:2:3:4, इस तरह से आता रहेगा। ये भी हमने सीख लिया, ठीक है ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, इस तरह से चलता रहेगा। ओवरटोन फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो कि एक स्ट्रिंग है, इसके दोनों एंड से फिक्स्ड है, ठीक। अब इसको वाइब्रेट करा है। अगर वाइब्रेट कराने पर n लूप बनेंगे, ठीक है ना, n लूप, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज 18 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा एक स्ट्रिंग है, उसमें अगर n लूप बनेंगे तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। और अगर हम यहां पे n+1 लूप बनाएंगे, ये n लूप्स का है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स है इट बिकम 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको कि मान लो ये वायर था, इसमें n लूप बने, कितने बने, n। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये है 18। और अगर हम यहां पर लूप बनाएं n+1, इस तरह से n+1 लूप्स, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस ऑफ कोर्स कम होना ही है, सही ना। पहले कितना था, 18 था, क्योंकि n लूप्स थे। अब जैसे ही लूप बढ़ जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा लूप, है ना। तो कह रहा है आप बताओ इसकी लेंथ कितनी है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर लूप थे n, डिस्टेंस था 18 सेंटीमीटर, n+1 के लिए डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। आप ये बताइए कि इस वायर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ अब हमें पता है 18 लूप्स हैं, 18 लूप्स बराबर L है ना। और जब यहां पे n लूप थे तो L लेंथ थी, n+1 लूप है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी L है। भाई जितना डिस्टेंस n लूप ने लिया, 18 सेंटीमीटर वाले लूप्स ने, है ना, वो L है। उतने ही लेंथ के वायर में 16 सेंटीमीटर वाले कितने आ गए, n+1 आ गए। अब यहां से हम बहुत इजीली जो है L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n आ जाएगा L/18, यहां पे रख देंगे L/18 + 1 × 16 बराबर L। ओके, डू वन थिंग, L की वैल्यू 18L रख दो, तो 16n + 16 = 18n। L की वैल्यू 18n। ओके, सो यहां चल जाएगा, कितना बचेगा, 2n बचेगा। तो 2n = 16, n = 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, नहीं, अरे यार, n की वैल्यू आई है 8, n की वैल्यू 8 यहां रख देते हैं। L = 18 × 8, 64 का 4, कैरी ओवर 6, 8 1 = 8, 144 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर, ठीक है, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए n की वैल्यू 1 हो। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/2L √T/μ। मान लेते हैं T दिया है 10 न्यूटन और म्यू दिया है 4, कुछ भी ले लो, अप्रोक्सीमेटली हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 ग्राम पर मीटर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 × 144, ये 144 सेंटीमीटर L की वैल्यू, इंटू
अंडर रूट ऑफ टी, टी कितना है 10 अपॉन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, ग्राम पर मीटर दिया ना, 4 ग्राम पर मीटर, तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 4 इंटू 10⁻³ अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 4, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴, तो 100 बाहर आ जाएगा, 100 अपॉन 4 इंटू 144, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास हर्ट्ज में। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये है ना 0.144 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट, ये न्यूटन में लिया है तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर 17 पॉइंट समथिंग हर्ट्ज, ये आंसर है अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा, एक इक्वेशन गिवन है 4 sin πx अपॉन 15 cos 96 πt। अब ये है क्वेश्चन में कि यहाँ जो ये इक्वेशन है इसमें क्या क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताइए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब बताना है, x = 5 के लिए, t = 0 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन ऑफ नोड बताना है, तो पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं। तो y मैक्स आएगा x = 5, तो 4 sin पाई इंटू 5 अपॉन 15 cos 96 पाई इंटू 0, ठीक है, क्योंकि t = 0, तो cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 1, तो y आ जाएगा 4, ये हो जाएगा π/3 sin π/3, sin π/3 होता है 60 डिग्री, यानी कि √3/2, तो 2√3 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। देखो ये सब सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में गिवन है इक्वेशन है ना, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये दिख रहा होगा थोड़ा अजीब सा, ये सेंटीमीटर है बेसिकली, ठीक। y आ गया मैक्सिमम। उसके बाद सेकंड पूछा है पोजीशन ऑफ नोड बताइए। तो नोड्स कहां होते हैं, जहां पे sin πx/15 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पे sin πx/15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एम्पलीट्यूड 0, वहां पे नोड, तो एम्पलीट्यूड 0 कर दो, तो ये हो जाएगा sin, तो ये इसकी वैल्यू 0 कब होगी, πx/15 की वैल्यू 0 कब होती है, तो sin 0 होता है 0 पर, फिर पाई पर, 2π 3π, है ना। तो x = 0 पर नोड होगा, x = 15 पर नोड होगा। देखो जब इसको मैं पाई से कंपेयर करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। फिर मैं इसको 2π से कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो इन सब सेंटीमीटर्स पे क्या होगा, नोड्स मिलेंगे हमें। x की वैल्यू 45 पर 3 करेंगे तो x की वैल्यू 60 पर, तो यहाँ सब इन सब पोजीशंस पर क्या होगा कि हमें नोड्स मिलेंगे, ठीक है। ये नोड की पोजीशन आ गई। एंटी नोड की पोजीशन पूछेगा तो क्या करेंगे, एंटी नोड की पोजीशन निकालना भी आसान है। एंटी नोड के लिए अगर मान लो, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट इन केस पूछे तो आप sin πx/15 को 1 रख दोगे, +-1 कहाँ होगा, तो πx मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो हम निकाल रहे हैं ये एंटी नोड्स के लिए। तो इसकी वैल्यू 15, ये आ जाएगा π/2, 3π/2, 5π/2, इन सब पर इसकी वैल्यू 1 या -1 होती है, एंटी नोड मिलता है। तो बस कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 15/2, x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगा 45, 15 3 45, 45/2, ये सेंटीमीटर बेटा। इन सब जगहों पे हमें एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। देखो कुल मिला के क्या है, कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये इक्वेशन देखिए x = 0 पर 0 है, मतलब ये ऐसी चल रही है, ठीक। अब x = 0 पर 0, ये y है, ये x है। फिर x = 7.5 पे, ये
15/2 पर एंटी नोड, फिर x बराबर 15 पर अगेन नोड आ गया, x बराबर 15 पे नोड, फिर 45/2 लगभग 22.5 इधर आएगा, है ना, यहाँ पर फिर एंटी नोड, ये आ गया 45/2, फिर ये आ जाएगा ये 45 सॉरी 30 ये 30, 15 के बाद 30 के बाद 45 पे भी नोड है, फिर 60 पे भी नोड है, ये सब नोड्स हैं, और इनके बीच बीच में देख लो ये सब क्या है, एंटी नोड्स। तो इस तरह से वेव का कुछ फोटो जो है, वेव का फोटो इस तरह से बनेगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या पूछ रहा है, जो कंपोनेंट वेव थी उसकी इक्वेशन पूछ रहा है। ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था जब हमने स्टैंडिंग वेव का डेरिवेशन किया। कंपोनेंट वेव y इक्वल्स टू a/2, ये a यानी कि 2, ये इक्वेशन होती है 2a y इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t, ऐसा है ये, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन आएगी 2a, तो 2a की वैल्यू है 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 साइन पाई एक्स अपॉन 15 माइनस ओमेगा टी y1, और y2 आ जाएगा 2 साइन पाई एक्स अपॉन 15 प्लस ओमेगा टी। इस तरह से दोनों कंपोनेंट इक्वेशंस आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि आप वेव की वेलोसिटी निकालो, वेव की नहीं सॉरी स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, कमेंट करो। बताया थोड़ी देर पहले भी, 2 मिनट पहले बताया, 2-5 मिनट पहले, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी होती है 0। तो नेक्स्ट चीज निकालनी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी पार्टिकल होता है dy/dt करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 साइन पाई बाई 15 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, ये रहा 3/4, ये एक्स की वैल्यू है 0.75 ठीक है। कॉस 96 पाई इंटू 1/4, ठीक है, 96 पाई इंटू 1/4, टी की वैल्यू दे रखी 0.25 यानी कि 1/4। सॉल्व कर लो, 4 ये हो जाएगा साइन पाई बाई 20, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 2/4 कॉस 24 पाई। अच्छा कॉस 2 पाई तो 0 होता है, तो वीपी आ जाएगा 0, बेटा ये 0 हो जाएगा, है ना। देखो कॉस 0 होता है, कॉस पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं n पाई तक सब 0 होता है, तो 24 पाई भी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब कहने का क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं इतने डिस्टेंस पे, ठीक है ना, तो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 है इस समय t बराबर 25 सेकंड पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोर्ड पे बनाया है। इस तरह से दो पुली है, पुली 1 पुली 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1.5 और एक तार है, ये तार इस तरह से घूम करके रखा हुआ है और इसके नीचे 2 मासेस हैं 9 kg ईच। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास इसका 12 ग्राम है, तार का वायर का जो मास है वो 12 ग्राम है, तो आप n बराबर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी बताओ। तो n इक्वल्स टू 2 के लिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/12 अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। अब ये बताइए कि इसमें टेंशन कितना है। पहली बात तो टेंशन कितना है, तो टेंशन है नो और नो, कितना हो गया टेंशन, नो नो, टेंशन हो गया नो टेंशन हो जाएगा 90 न्यूटन, 9 kg नहीं 90 न्यूटन। देखिए यहाँ पे टेंशन आएगा 90, है ना, न्यूटन, वही टेंशन इधर रहेगा, ठीक है। तो चाहे मास एक टंगे या 2 टंगे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन कितना आएगा 90 न्यूटन। बात करें म्यू की, तो म्यू होता है मास अपॉन लेंथ। मास है 12 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेंथ है इसका 1.5, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितनी बार कैंसिल होगा, 12 कैंसिल होगा 6 बार, 8 बार, 8 इंटू 10⁻⁻3। अब फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 2/2 इंटू 1.5 अंडर रूट ऑफ 90/8 इंटू 10⁻⁻, ठीक है ना, सही है। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा वो निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 2 गया, ये ऊपर जाएगा तो 100 बाहर आ जाएगा, इधर है 1.5 अंडर रूट ऑफ
9/8। म्यू अपने पास आया है अप्रोक्सीमेटली 8। ठीक है, ये ऊपर गया तो 10⁴, 10⁴ का 2 बाहर आ जाएंगे 10 और 9/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/15 3। इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 1.1। ठीक है ना, तो आंसर जो आएगा फाइनल वो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 70 के अराउंड। अप्रोक्सीमेट 70 के अराउंड कुछ आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कुछ लेंथ है मान लीजिए L। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है वो एयर में है। जब ब्लॉक एयर में है तो वो 10th हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। हार्मोनिक क्या है, कौन सा है, 10, यानी कि n की वैल्यू 10 है। बट अगर हम इस डायग्राम को, इस पुली को इस तरह से पानी में डिप कर दें, ब्लॉक को, ये पूरा ब्लॉक किस में डिप कर दिया मैंने, पानी में, वाटर में, तो हार्मोनिक बदल गया। कितना हो गया भाई, हार्मोनिक हो गया 11, जब ये पानी में है, कौन, ब्लॉक। तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इस ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है। मान लो ब्लॉक की डेंसिटी है सिग्मा, लेट सिग्मा डेंसिटी है ऑफ ब्लॉक। अगर ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा है मान लिया, तो इक्वेशन 10th हार्मोनिक के लिए इनिशियली हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी n/2L √T/μ। तो आ जाएगा n की वैल्यू है 10/2L √mg/μ। तो यहाँ पर नीचे mg है, ऊपर है t, नीचे आएगा mg, तो mg और t, तो t बराबर mg आ गया। बट इन वाटर सिचुएशन विल चेंज। क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें mg की, mg तो नीचे लगेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा बायंसी। बायंसी कितना आ जाएगा, सिग्मा vg। तो टेंशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा mg माइनस सिग्मा vg, mg माइनस सिग्मा vg। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से हम लोग m कॉमन ले लेते हैं, m, और g कॉमन ले लेते हैं, mg। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सिग्मा vg/mg, ऐसा लिख सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो T इक्वल्स टू mg 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो कह देते हैं इसको मैंने बोल दिया है रो। ये आ गया टेंशन। अब टेंशन आ गया तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 11/2L, n/2L, अभी n है 11, √T, यानी कि mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो अपॉन म्यू। म्यू तो चेंज होगा नहीं, वायर का जो मास वगैरह है, लेंथ है, वो तो चेंज नहीं हुई पानी में डालने से, सिर्फ टेंशन चेंज होगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, चलो 10/2L √mg/μ is equals to 11/2L √mg/μ, सॉरी mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो, सही ना, 1 माइनस सिग्मा बाई रो। वेट अ मिनट, हमने यहां गड़बड़ कर दी है। सिग्मा हमने डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिया था ना, सिग्मा हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा सिग्मा। हमने इस इक्वेशन में थोड़ा सा उल्टा लिख दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा और रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, रो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। ठीक है ना, वो हमने लिख दिया है उल्टा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सही है। तो कैंसिल करते हैं, 2L से 2L, mg/μ से mg/μ,
बचेगा 10/11 इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सिग्मा बाई रो, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 100/121 माइनस इजिकल्स टू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अच्छा, रो की वैल्यू 1000 है, मतलब सिग्मा की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, ये 1000 है, हमें ये चाहिए, तो इसको इधर ले जाते हैं, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा बाई रो इजिकल्स टू 1 माइनस 100/121, 121 माइनस 100/121, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा, हमें निकालना है डेंसिटी, है ना, तो सिग्मा बाई रो, तो रो बराबर 121 अपॉन ये हो जाएगा 2121 इंटू सिग्मा, सिग्मा होता है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो सिग्मा आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल तो होगा नहीं डायरेक्टली, है ना, तो 121/21 इंटू 1000, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 5800 kg पर मीटर क्यूब, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 5800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अगर स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स हो, अभी तक हमने जो देखा उसमें दोनों एंड फिक्स थे, जो क्वेश्चंस किए उसमें स्ट्रिंग के दोनों एंड्स में फिक्स थे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो हम लेंगे उसमें ओनली वन एंड फिक्स होगा, ठीक है ना, तो वन एंड फिक्स्ड, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में क्या किया हमने, यहां से फिक्स कर दिया इसको, यहां पे फिक्स हो गया है, ये एंड हिल नहीं सकता, बट ये मूविंग है, दिस एंड इज मूविंग, ये कुछ ऐसा है, मान लो कि मैं मान लो सुबह जिम गया, तो जिम में मैंने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, या जिम अगर आप जाते होंगे तो जिम में देखा होगा कि लोग बाग रस्सी पकड़ के क्या करते हैं, उसको इस तरह से वेव करते हैं, उससे एनर्जी लॉस होता है ना, हमारी एनर्जी को निकालने का, शरीर से निकालने का तरीका ये है फैट बर्न करने के लिए, तो वो जो रस्सी को हम ऐसे 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 कर रहे हैं उसका एक एंड फिक्स है, तो होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर एक जर्क देंगे तो यहाँ पे ये रस्सी में इस तरह से वेव बनेगी, और वो वेव आगे जाएगी यहाँ से, क्योंकि एंड फिक्स्ड है तो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी की ऐसी ही वापस आ जाएगी, ऐसे वापस आएगी, और ये सुपरपोजिशन कर लेगी, सुपरपोजिशन करेगी तो इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी, सेम वो की वही बनेगी, y इक्वल्स टू a cos 2a cos kx sin ओमेगा टी, 2a cos kx sin ओमेगा टी, सेम इक्वेशन बनेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि समझो अगर यहाँ पर एंटी नोड है तो वेव कैसी दिखनी चाहिए, है ना, अगर एंटी नोड होगा तो वेव कैसी दिखेगी, वेव ऐसी दिखेगी, ये कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब ये जो पोर्शन होगा ये λ/2 नहीं, λ/4 के बराबर होगा, मतलब जो इसका L आया, L इज λ/4। इसकी अगली इक्वेशन सिचुएशन जो बनेगी, नेक्स्ट सिचुएशन, वो कैसी दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये एंटी नोड, फिर नोड, और फिर एंटी नोड, इस तरह से, है ना, ये कुछ ऐसे सिचुएशन दिखेगी, क्योंकि एक एंटी नोड यहाँ आ गया, उसके बाद नेक्स्ट एंटी नोड इधर आएगा, तो L इक्वल्स टू 3λ/4। इसका जो नेक्स्ट सिचुएशन बनेगा, है ना, वो कैसी होगी, ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, यहां तक का तो हम यहाँ काउंट कर चुके हैं, इसके बाद ये वापस से नोड और फिर एंटी नोड, ये सिचुएशन बननी चाहिए, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहां पे L इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 λ/4, और इसी तरह से हम चलते जाएंगे, तो L इक्वल्स टू 2n - 1 λ/4 हमारे पास आ जाएगा, अगर n लूप्स बनाएंगे हम लोग। कहने का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू है 1 2 3, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा λ/4, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 -1 यानी कि 3 λ/4, फिर उसके बाद 5 λ/4 7 λ/4 9 λ/4, इस तरह से आ जाएगा।
या फिर हम n की वैल्यू रख सकते हैं 2n+1 λ/4 और n स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3 और सो ऑन। तो यहाँ से n स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस याद रखना है, यहाँ पे n 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 से, अगर +1 आता है तो। ये चीज ऑप्टिक्स में भी आएगी, वेव ऑप्टिक्स वगैरह में भी आती है, तो हमें ध्यान रखना है ना। इसके बाद L आ गया। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4L अपॉन 2n-1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा होता है V/F, तो F आ जाएगा 2n-1 या +1 V/4L। तो जब भी स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स ना होकर केवल एक एंड फिक्स होगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा और वो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे वाइब्रेशन इन कंपोजिट स्ट्रिंग। कंपोजिट स्ट्रिंग का मतलब होता है दो स्ट्रिंग हमने अलग अलग तरह की एक साथ जोड़ दी। तो एक स्ट्रिंग तो थी ये, ठीक, और इसके साथ में हमने दूसरी स्ट्रिंग जोड़ दी है थोड़ी सी अलग। मतलब कहने का क्या है कि देखिए इसमें टी तो कॉमन रहेगा, टी कॉमन रहेगा, उसके अलावा क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ इसका मास पर यूनिट लेंथ μ1 और इसका मास पर यूनिट लेंथ μ2, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। बस इस तरह से हम लेंगे, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो जाएगा और टेंशन तो कॉमन ही रहेगा। तो जब इसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी तो उस वेव में क्या होगा, वेव में दो फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलेगी। पहले वाले में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी n/2L √T/μ1, ये L1 के लिए है μ1। और अगर हम दूसरे वाली के लिए बात करें तो n/2L2 √T/μ2। लेकिन दोनों में कॉमन रहेगा, क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी। देखिए जितनी फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से दूसरे वाले भी वाइब्रेट करेगी। तो यहाँ पर हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं n/2L1 √T/μ1 इक्वल्स टू n/2L2 √T/μ2। तो इस तरह से हमें एक रिलेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे n1 n2 लिख देते हैं। तो ये तो n1/n2 आ जाएगा। देखिए t से t तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L1/L2 √n1/n2, है ना। हाँ, n1/n2, ये L उधर चल जाएगा, L1/L2 और μ1 √μ1/μ2, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया फ्रीक्वेंसीज का। तो अगर कंपोजिट स्ट्रिंग आती है तो उसमें जनरली यही क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वायर है, एक स्टील का वायर है, एक एल्यूमिनियम का वायर है। स्टील का वायर एल्यूमिनियम का वायर मिलाकर एक कंपोजिट वायर बनाया है। यहाँ पर नोड है यानी कि जंक्शन है। स्टील का वायर 80 सेंटीमीटर का है और एल्यूमिनियम का वायर 60 सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर का। टेंशन है 40 न्यूटन। एल्यूमिनियम का एरिया दिया हुआ है 1 mm², सॉरी स्टील का, एल्यूमिनियम का 3 mm²। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.6 और स्टील की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। ये पूछा है कि आप बताइए इसमें कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी है कुल मिला के। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, जब जो जॉइंट है, ये जॉइंट, इसको एज अ नोड लेंगे। जॉइंट को क्या लेंगे, एज अ नोड। अगर आप जॉइंट को एज अ नोड कंसीडर करते हो तो हमारे पास ये रिलेशन आया हुआ है पहले से, तो हम ये रिलेशन रखते हैं। तो हमारे पास n1 n2 आ जाएगा, यानी कि n ऑफ स्टील अपॉन n ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ लूप स्टील के और नंबर ऑफ लूप एल्यूमिनियम के आ जाएंगे। तो हम लोग तब जाकर के यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो n ऑफ स्टील, तो हम लिखेंगे
एल ऑफ स्टील अपॉन एल ऑफ एल्यूमिनियम अंडर रूट ऑफ, अच्छा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टेंशन कैंसिल हो ही जाएगा, सही है, इतना ही लिखना काफी रहेगा। म्यू ऑफ स्टील अपॉन म्यू ऑफ एल्यूमिनियम। अब म्यू जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है ना, ये रिलेशन हम पहले भी यूज कर चुके हैं, डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये हो जाएगा एल ऑफ स्टील है हमारे पास 80 अपॉन 60 अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इनटू एरिया, तो डेंसिटी ये रहा 7.8, एरिया आ जाएगा 1, एल्यूमिनियम के लिए 2.6 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व करना है, रुको एरिया, हाँ 1.3, ठीक है। तो एन ऑफ स्टील अपॉन एन ऑफ एल्यूमिनियम, तो एन ऑफ स्टील अपॉन एन ऑफ एल्यूमिनियम, ये आ जाएगा हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 4/3, कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है, क्योंकि 2.6 इंटू 3 7.8 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास एन ऑफ स्टील आ गया 4 और एन ऑफ एल्यूमिनियम आ गया 3, 4 और 3, तो रख देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूले में n/12 अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी स्टील के लिए निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी तो दोनों के बराबर होगी, आप स्टील की निकालो या एल्यूमिनियम की निकालो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी। स्टील की निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी, स्टील के लिए n की वैल्यू आ गई 4/2 इंटू एल, एल हमारे पास 80 सेंटीमीटर, 80 अंडर रूट ऑफ 40, टेंशन दे रखा है 40 अपॉन म्यू, म्यू की जगह लिखेंगे ये 7.8 इंटू 1, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी लगभग 175 हर्ट्ज के आसपास, 179 हर्ट्ज के आसपास, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर कंपोजिट वायर होगा। देखिए इस पोर्शन में अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, प्रीवियस अपना ट्रैक देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हम ये देखते हैं कि जब बोथ एंड फिक्स होते हैं, दोनों एंड फिक्स है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर क्वेश्चन अभी अगर हम पिछले क्वेश्चन PYQs में देखें, चाहे नीट हो या चाहे जेई हो, जेई दोनों में ही बोथ एंड फिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, वन एंड फिक्स कम पूछता है। कंपोजिट वायर का पूछा जा सकता है, 1 या 2 बार पूछा गया है कंपोजिट वायर का, 2003 में 2017-18 के आसपास, और अभी 2 साल पहले बस जेई में, बाकी ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो हमें मेजर फोकस वहाँ रखना है, लेकिन इसको मिस नहीं करना है और ये हमें कंप्लीट करना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं।